नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा भारत और चीन का, जिसमें आपको बताएंगे कि चीनी जासूस से हुई कड़ी पूछताछ में हुआ बड़ा खुलासा और पीएमओ और बड़े दफ्तरों में सेंध लगाने की थी साजिश, जिसका अब भांडाफोड़ हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बेहद बड़ी सफलता देश के हाथ लगी है। इसके साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 27 अक्टूबर को भारत और अमेरिका की है बेहद अहम बैठक और चीन पर लगाम कसने के लिए हो सकता है इस बड़ी बैठक में समझौता। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चीन से विवाद के बीच दशहरा पर सिक्किम जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वहां करेंगे शस्त्र पूजा। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। चीनी जासूस युवती से पूछताछ में बड़ा खुलासा, पीएमओ और बड़े दफ्तरों में सेंध लगाने की थी साजिश। जी हां दोस्तों, जासूसी मामले में पकड़ी गई युवती क्विंसी से पूछताछ के दौरान चीनी जासूसी नेटवर्क के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों को पता चला है कि चीन ने अपनी इंडियन जासूसी टीम को प्रधानमंत्री कार्यालय सहित बड़े कार्यालयों की आंतरिक जानकारी देने को कहा था। अधिकारियों की भी मांग जानकारी चीन ने अपने जासूसों से ग्रेडिंग के हिसाब से जानकारी देने के लिए कहा था। मसलन किस बड़े कार्यालय में कौन शख्स अहम पद पर है, स्टाफ में कौन कितना प्रभावशाली है। इस जानकारी के लिए कोलकाता की एक प्रभावशाली महिला से चीनी महाबोधि मंदिर के प्रमुख ने क्विंसी का परिचय करवाया था। क्विंसी को कहा गया था कि यह प्रभावशाली महिला जो दस्तावेज उसे देगी, उन दस्तावेजों को चीनी भाषा में ट्रांसलेट करके उसे चीन भेजना है। अब तक की पूछताछ के दौरान पता चला है यह दस्तावेज चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर की पत्नी मिसेस डिंग और मिस्टर चाउ को भेजे जाने थे। चीनी युवती तथा उसके साथियों से पूछताछ के दौरान हुए खुलासे में सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप है। खुफिया एजेंसियों ने बयान के आधार पर पूरे मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। कोलकाता समेत अनेक जगहों पर कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। बता दें कि इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पिछले महीने एक पत्रकार राजीव शर्मा समेत चीनी युवती और उसके नेपाली साथी शेर बहादुर को गिरफ्तार किया था। तीनों अभी भी तिहाड़ जेल में हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 27 अक्टूबर को भारत और अमेरिका की अहम बैठक, चीन पर लगाम कसने के लिए हो सकता है समझौता। जी हां दोस्तों, अगले हफ्ते होने जा रही तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक में भारत और अमेरिका के बीच कई अहम सैन्य समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। इनमें दोनों देश संस्थागत इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट की ओर बढ़ सकते हैं और तीनों सेनाओं के अभ्यास को मानव रहित अंतरिक्ष और पानी के भीतर जैसे विभिन्न आयामों तक पहुंचा सकते हैं। 26-27 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिकी गृह सचिव माइक पॉम्पियो और रक्षा सचिव मार्क एस्पर ने दिल्ली में मुलाकात करेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 2017 में तय किए गए शीर्ष रणनीतिक संवाद की तीसरे दौर की वार्ता होगी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बैठक में दोनों पक्षों के बीईसीए नामक एक जियो स्टेपल सैन्य नींव समझौते पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद जताई जा रही है। ये भारत का एक अग्रदूत है और अमेरिका से पिन पॉइंटेड हमलों के लिए स्थानिक डेटा का उपयोग करने के लिए MQ-9B जैसे सशस्त्र ड्रोन प्राप्त कर रहा है। 3 नवंबर को होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों से कुछ हफ्तों पहले होने जा रही इस बैठक में दोनों पक्षों के पिछले लाभ को आगे बढ़ाने की उम्मीद है, जिसमें कि भारत अमेरिका रणनीतिक संबंधों को गहरा करने पर द्विपक्षीय सहमति है। इस बात की प्रबल संभावना है कि दोनों पक्ष एक समझौते पर काम कर सकते हैं जो दोनों देशों की रक्षा खुफिया एजेंसियों के बीच संस्थागत संबंधों की अनुमति देता है। भारत और अमेरिका पहले से ही संचार समझौते के माध्यम से वास्तविक समय की खुफिया जानकारी साझा करते हैं, जिसे कॉम कासा कहा जाता है। लेकिन नया समझौता दोनों सहयोगियों को दक्षिण चीन सागर से लेकर लद्दाख तक के सभी रक्षा मामलों में विकास पर महत्वपूर्ण त्रिसेवाओं की खुफिया जानकारी साझा करने की अनुमति देगा। यह प्रस्ताव पिछले कुछ वर्षों से बिना किसी नतीजे के अटका हुआ था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन से विवाद के बीच दशहरा पर सिक्किम जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, करेंगे शस्त्र पूजा। जी हां दोस्तों, चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दशहरा के अवसर पर सिक्किम की यात्रा कर सकते हैं। रक्षा मंत्री चीन के साथ लगती सीमा पर तैनात सैनिकों का मनोबल बढ़ाएंगे। रक्षा मंत्री की यात्रा 23 से 24 अक्टूबर को प्रस्तावित है। इस दौरान सीमा पर तैनात एक यूनिट के शस्त्र पूजा कार्यक्रम में भी रक्षा मंत्री हिस्सा लेंगे। गौरतलब है कि हिंदू मान्यताओं के मुताबिक दशहरा के दिन शत्रु पर विजय के लिए शस्त्र पूजा की जाती है। बीते साल रक्षा मंत्री ने दशहरे के अवसर पर फ्रांस में राफेल विमानों की शस्त्र पूजा की थी। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक रक्षा मंत्री राज्य में कई सड़क और पुलों का उद्घाटन भी करेंगे। इन सड़कों और पुलों की बदौलत अब भारतीय सेना के आवागमन में और ज्यादा आसानी होगी। इस दौरान वो सीमा की फॉरवर्ड लोकेशन
लोकेशंस पर भी जाएंगे जहां पर इस वक्त सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई है। गौरतलब है कि भारत चीन के साथ बीते कई महीने से सीमा विवाद में उलझा हुआ है। अप्रैल महीने में शुरू हुआ ये विवाद जून महीने के मध्य में गलवान घाटी की घटना के बाद बेहद गंभीर हो गया था। भारत ने अपने सैनिकों की शहादत को लेकर बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है। भारत की तरफ से चीन को स्पष्ट किया जा चुका है कि सीमाओं पर अशांति के साथ दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य नहीं रह सकते। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, 30 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा दिवाली बोनस। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने 30 लाख सरकारी कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने की घोषणा की है। बुधवार को हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे कर्मचारियों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि तुरंत पैसे ट्रांसफर करने का आदेश दे दिया गया है। बता दें कि इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार कर्मचारियों के लिए स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम की घोषणा की थी। इस स्कीम के जरिए कर्मचारी एडवांस में 10,000 रुपए ले सकेंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रोडक्टिविटी और नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को मंजूरी दी है। इस घोषणा से 30 लाख नॉन गैजेटेड कर्मचारियों को फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट की निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि विजयदशमी या दुर्गा पूजा से पहले ही केंद्र सरकार के 30 लाख कर्मचारियों को 3,737 करोड़ रुपए के बोनस का भुगतान तुरंत शुरू होगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जम्मू कश्मीर में जिला पंचायत चुनाव कराने को भी मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में सभी कानून लागू हो गए हैं। पिछले हफ्ते ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का कानून हो गया। आज केंद्रीय कैबिनेट ने जिला परिषद के सीधे चुनाव कराने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत स्तर पर चुनाव होगा। अब जम्मू कश्मीर में भी त्रिस्तरीय पंचायत होगी। इसके लिए उन्हें आर्थिक सत्ता भी मिलेगी। अभी चुनाव की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी और लोग मताधिकार से अपने जनप्रतिनिधि को चुनेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जो वादा किया था वह पूरा हो गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बने युद्ध के हालात, मिसाइल तैनात करने के बाद ताइवान में घुसे चीनी फाइटर जेट्स। जी हां दोस्तों, लंबे समय से दोनों देशों के बीच चली आ रही तनातनी के बीच चीन ने ताइवान की तरफ अपनी DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइलों को तैनात कर दिया है। इसके साथ ही 3 चीनी फाइटर जेट्स ने ताइवान के ऊपर उड़ान भरी। यह सब उस समय हुआ जब ताइवान की वायुसेना युद्ध अभ्यास के लिए ड्रिल कर रही थी। ताइवान की मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस के अनुसार 3 चीनी सैन्य विमानों ने ताइवान के दक्षिण पश्चिम वायु क्षेत्र में प्रवेश किया। मंत्रालय ने कहा कि इसमें शामिल चीनी विमान J-500 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट, Y-9 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेन और Y-8 एंटी सबमरीन प्लेन थे। मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस के अनुसार दक्षिण चीन सागर में 3 विमानों ने दक्षिण पश्चिम ताइवान और ताइवान नियंत्रित डोंगशा द्वीप समूह के बीच हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया। ताइवान की वायुसेना ने चीनी विमानों को रेडियो चेतावनियां जारी करते हुए यहां से वापस जाने को कहा। MND के रिकॉर्ड के अनुसार चीन ने इस तरह की हरकत करीब 21वें दिन के बाद की है। मंत्रालय ने 16 सितंबर से वेबसाइट पर चीनी सैन्य के बारे में जानकारी देना शुरू किया है। चीन ने कथित तौर पर ताइवान की तरफ नई हाइपरसोनिक मिसाइलों को तैनात किया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने एक अनाम सैन्य स्रोत का हवाला देते हुए कहा कि चीन की सबसे उन्नत हाइपरसोनिक मिसाइल DF-70 को पीपल्स लिबरेशन आर्मी में तैनात किया है। इनको फुजियान और झेजियांग के प्रांतों लगाया गया है जो कि ताइवान के करीब है। स्रोत के अनुसार DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल धीरे धीरे पुराने DF-11 और DF-15S को बदल देगी जो दशकों से दक्षिण पूर्व क्षेत्र में तैनात थे। सूत्रों ने कहा कि नई मिसाइल की लंबी दूरी है और अधिक सटीक रूप से लक्ष्यों को हिट करने में सक्षम है। करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन को काबू करने की बनेगी रणनीति, अगले हफ्ते भारत आ रहे अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो। जी हां दोस्तों, अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो अगले सप्ताह भारत आ रहे हैं। इस दौरान अमेरिका और भारत के बीच 2+2 वार्ता में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में खड़ी चुनौतियों और उनसे निपटने के समाधान पर चर्चा की जाएगी। जानकारों की माने तो इस पूरी चर्चा के केंद्र में चीन होगा। चीन को काबू करने की रणनीति पर इस चर्चा में गंभीरता से विचार किया जाएगा। पिछले कुछ समय से भारत के साथ साथ अमेरिका को भी चीन अपने तेवर दिखा रहा है। माइक पोम्पियो के भारत आने की जानकारी अमेरिका के रक्षा सचिव मार्क एस्पर ने दी है। वह भी विदेश मंत्री के साथ भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच होने जा रही 2+2 मंत्री स्तरीय बातचीत से पहले अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने मंगलवार को कहा कि भारत इस शताब्दी में हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार होगा। एस्पर ने मंगलवार को वॉशिंगटन में कहा कि वह और विदेश मंत्री माइक पोम्पियो अगले हफ्ते अपने भारतीय समकक्षों क्रमशः राजनाथ सिंह तथा एस जयशंकर के साथ
2+2 बैठक के लिए नई दिल्ली जाएंगे। हालांकि इस 2+2 बैठक की तारीखों की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। अटलांटिक काउंसिल थिंक टैंक की ओर से आयोजित एक वेबिनार में पूछे गए सवाल के जवाब में एस्पर ने कहा, विदेश मंत्री पोम्पियो और मैं वहां अगले हफ्ते जाएंगे। यह भारत के साथ हमारी दूसरी जबकि दोनों देशों के बीच तीसरी 2+2 बैठक होगी। यह बेहद महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि भारत हमारे लिए एक बेहद महत्वपूर्ण सहयोगी साबित होगा, निश्चित रूप से इस शताब्दी में हिंद प्रशांत क्षेत्र में। एस्पर ने एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बहुत सक्षम देश है जहां के लोग बेहद प्रतिभावान हैं। हिमालय में वो रूस चीन की आक्रामकता का सामना कर रहे हैं, खास तौर से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर। इसलिए उस क्षेत्र के कई अन्य देशों की तरह मैंने भी उनसे बात की है। मैंने मंगोलिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड और प्लाऊ तक की यात्रा की है। वे भी चीन जो कर रहा है उस पहचान जाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय सीमा में घुस आए चीनी सैनिक को भारत ने छोड़ा, पेश की इंसानियत की मिसाल। जी हां दोस्तों, भारत ने चीन के सैनिक को छोड़ दिया है। यह सैनिक पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गलती से भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया था। सैनिक को छोड़े जाने की जानकारी चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स द्वारा दी गई है। ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने कहा कि एक चीनी सैनिक जो पूर्वी लद्दाख के डेमचोक सेक्टर में LAC पर भटक गया था, उसे बुधवार सुबह भारत द्वारा चीनी सेना को सौंप दिया गया है। याक को खोजने में कर रहा था मदद। इससे पहले भारतीय सेना ने एक बयान जारी कर बताया था कि पकड़े गए सैनिक की पहचान चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के कॉर्पोरल वांग या लांग के रूप में हुई है। औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसे चुशुल मोल्डो सीमा पॉइंट पर चीनी सेना के हवाले कर दिया जाएगा। PLA की वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता सीनियर कर्नल झांग शुइली ने दावा किया कि चीनी सैनिक 18 अक्टूबर की शाम को चीन भारत सीमा पर उस वक्त लापता हो गया था जब वह स्थानीय लोगों के अनुरोध पर उनकी याक को खोजने में मदद कर रहा था। PLA के सीमा पर तैनात सैनिकों ने इसकी जानकारी भारतीय सेना को दी और उम्मीद जताई कि भारतीय पक्ष उसकी खोज और बचाव में मदद करेगा। भारतीय पक्ष ने लापता सैनिक को खोजकर उसकी मदद करने का और लौटाने का वादा किया है। कर्नल झांग ने कहा, भारतीय पक्ष से मिली ताज़ा जानकारी के मुताबिक लापता चीनी सैनिक को खोज लिया गया है और चिकित्सकीय जांच के बाद उसे चीन के हवाले कर दिया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय पक्ष जल्द से जल्द अपना वादा निभाएगा और दोनों देशों के वरिष्ठ कमांडरों के बीच 7वें दौर की वार्ता में बनी सहमति को लागू करेगा ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनी रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीनी जासूसी कांड, प्रधानमंत्री कार्यालय और अहम मंत्रालयों में हो रही थी सेंधमारी, पूछताछ में हुआ अहम खुलासा। जी हां दोस्तों, भारत में चीन के जासूसी कांड की जांच अहम खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय के अलावा दलाई लामा और भारत में लगाए गए सुरक्षा उपकरण भी चीनी जासूसों के निशाने पर थे। पकड़े गए चीनी जासूसी नेटवर्क से हुई पूछताछ में सामने आया है कि भारतीय मंत्रालय में काम करने वाले उच्च अधिकारियों और ब्यूरोक्रेट्स की जानकारी खंगाली जा रही थी। चीनी जासूस क्विंग शी से पूछताछ में मालूम हुआ कि चीन ने भारत में अपनी जासूसी टीम को PMO समेत बड़े दफ्तरों की अंदरूनी जानकारी देने को कहा था, जैसे कि कार्यालय में कौन शख्स अहम है, कौन किस पद पर तैनात है और कितना प्रभावशाली है। पूछताछ में चीन के इस जासूसी नेटवर्क में महाबोधि मंदिर के एक प्रमुख बौद्ध भिक्षु और कोलकाता की एक प्रभावशाली महिला के शामिल होने की बात भी सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि क्विंग शी से इस महिला से मिलवाया गया था जो उसे अहम दस्तावेज सौंपती थी और क्विंग उसे ट्रांसलेट करके चीन भेजती थी। चीनी जासूस से पूछताछ में एजेंसियों के हाथ कुछ दस्तावेज लगे हैं जिसके मुताबिक PMO में शामिल अधिकारी और दलाई लामा की हर गतिविधि की जानकारी ली जा रही थी। बता दें कि इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पिछले महीने क्विंग शी के साथ उसके नेपाली साथी शेर बहादुर और भारतीय पत्रकार राजीव शर्मा को गिरफ्तार किया था। तीनों इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान यह भी पता चला कि चीनी जासूसी के बदले क्विंग को भारत में 1 लाख रुपए दिए जाते थे। इस बात की जांच की जा रही है कि दक्षिण दिल्ली के जिस मकान में क्विंग रहती थी उसका 50,000 रुपए किराया कौन देता था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आटे के लिए मोहताज हो सकता है पाकिस्तान, गेहूं के आयात नहीं होने से बढ़ी इमरान सरकार की मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आतंकवादियों को पनाह देने वाले देश पाकिस्तान में आने वाले समय में आटे की किल्लत हो सकती है। इसका कारण है पर्याप्त गेहूं का आयात नहीं होना। प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को गेहूं के आयात में देरी के लिए संबंधित अधिकारियों को फटकार भी लगाई। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के कई इलाकों में इन दिनों आटे की किल्लत भी हो गई है। पाकिस्तानी मीडिया डॉन के मुताबिक कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा
कि अगर इस साल जुलाई में कम से कम 1.5 टन गेहूं का आयात किया गया होता तो स्थिति औसत हो सकती थी। बैठक में शामिल एक व्यक्ति ने नाम नहीं सार्वजनिक करने की शर्त पर डॉन को बताया कि प्रधानमंत्री ने इस प्रशासनिक विफलता करार दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के हवाले से कहा, मैंने संकट को दूर कर लिया था और अप्रैल में गेहूं के आयात का आदेश दिया था, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया। वह इस बात से सहमत थे कि नौकरशाही ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो के डर से गेहूं के आयात पर निर्णय नहीं लिया, बल्कि यह भी स्वीकार किया कि यह जिम्मेदारी अंततः सरकार पर आ गई। एक अन्य सूत्र ने कहा कि प्रधानमंत्री के सलाहकार वित्त डॉक्टर हफीज शेख ने भी शिकायत की थी कि नौकरशाही फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं कर रही है क्योंकि एनएबी से डर गई थी। सोमवार को एक समारोह में प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि इस साल अप्रत्याशित बारिश के कारण फसल की कम पैदावार हुई, जिससे बाजार में कमी आई और कीमत में वृद्धि हुई। बैठक में बताया गया कि पंजाब सरकार हर दिन 17,000 से 20,000 टन गेहूं जारी कर रही है और मांग के अनुसार कमोडिटी के स्टोरों में भी आपूर्ति की जा रही है। यह भी बताया गया कि सिंध सरकार चालू माह में मिलों को 85,000 टन गेहूं जारी कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ओपिनियन पोल, बिहार में एनडीए को स्पष्ट बहुमत। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लोकनीति और सीएसडीएस के सर्वे में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। एनडीए को 133 से 143 सीट मिलने का अनुमान है। महागठबंधन को 88 से 98 सीट, लोजपा को 2 से 6 सीट और अन्य को 6 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है। मुख्यमंत्री के रूप में लोगों की पहली पसंद नीतीश कुमार हैं। 31% लोगों की पसंद के साथ वो पहले नंबर पर हैं, तो राजद नेता तेजस्वी यादव 27% लोगों की पसंद के साथ दूसरे स्थान पर हैं। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान 5% के साथ तीसरे और भाजपा नेता सुशील मोदी 4% लोगों की पसंद के साथ चौथे स्थान पर हैं। सर्वे में 55% भाजपा समर्थकों ने नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने पर सहमति जताई, तो जेडीयू के 93% समर्थकों ने नीतीश कुमार पर भरोसा जताया। सर्वे में बिहार में फिर एनडीए की स्पष्ट बहुमत से सरकार बनती दिख रही है। 38% लोगों ने एनडीए पर फिर से भरोसा जताया है, तो 32% लोग चाहते हैं कि महागठबंधन की सरकार बने। 6% लोगों का मानना है कि राज्य में एलजेपी की सरकार बननी चाहिए। सर्वे में 52% लोग नीतीश सरकार के काम से संतुष्ट, जबकि 44% लोग असंतुष्ट हैं। 61% लोग मोदी सरकार के कामकाज से खुश दिखे, तो वहीं 35% लोगों ने नाखुशी जताई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन ने अपने सैनिक को पाने के लिए घुटने टेके, 7वें दौर की सहमतियों को लागू करेगा। जी हां दोस्तों, भारत की हिरासत के आए पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के एक सैनिक को वापस करने की मांग के साथ ही चीन ने घुटने टेक दिए हैं। चीनी सेना ने वादा किया है कि वह भारत के साथ सैन्य राजनयिक वार्ता के 7वें दौर में बनी सहमतियों को लागू करने और सीमा क्षेत्रों की शांति और स्थिरता की रक्षा के लिए काम करेगा। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने भी मंगलवार को कहा कि हमें उम्मीद है कि भारतीय पक्ष अपना वादा रखेगा और लापता सैनिक को जल्द से जल्द लौटाएगा। चीन के साथ मिलकर भारत कमांडर स्तरीय वार्ता के 7वें दौर में पहुंची सहमति को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। पीएलए वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता सीनियर कर्नल झांग शुइली ने सोमवार रात एक बयान में कहा कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का एक सैनिक रविवार को चीन भारत सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने याक को खोजने के दौरान लापता हो गया। इस पर चीन ने तुरंत भारत को सूचित किया और उम्मीद की कि भारत लापता सैनिक की खोज में मदद कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत चीनी सैनिक की खोज में मदद करने और उसे वापस करने पर सहमत हुआ। भारत ने बाद में चीन को सूचित किया कि चीन का लापता सैनिक मिल गया है और मेडिकल परीक्षण के बाद उसे वापस चीन भेज देगा। झांग ने अपने बयान में उम्मीद जताई कि भारत अपने वादे को पूरा करेगा। भारत के इस कदम से चीन भी सैन्य राजनयिक वार्ता के 7वें दौर में बनी सहमतियों को लागू करने और सीमा क्षेत्रों की शांति और स्थिरता की रक्षा के लिए काम करेगा। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने भी मंगलवार को कहा कि हमें उम्मीद है कि भारतीय पक्ष अपना वादा रखेगा और लापता सैनिक को जल्द से जल्द लौटाएगा। चीन के साथ मिलकर भारत कमांडर स्तरीय वार्ता के 7वें दौर में पहुंची सहमति को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। चीन का मानना है कि इस घटना से सीमावर्ती क्षेत्रों में नए संघर्ष नहीं होंगे और मामला सुलझने से द्विपक्षीय वार्ता में नई प्रगति का संकेत मिलेगा। चीन और भारत अलग अलग कारणों से निर्जन सीमा साझा करते हैं, इसलिए संदर्भ संकेतक या उचित उपकरण के बिना सीमा पर खो जाना आसान है। दोनों पक्षों से सैनिकों के खोने या रास्ता भटककर सीमा पार जाने से संबंधित कई ऐसी ही घटनाएं पहले भी हुई हैं, जिनका हल आपसी बातचीत से निकाला गया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय सेना ने चीन को लौटाया उसका सैनिक, लद्दाख में पकड़ा गया था। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिक कॉर्पोरल वांग या लांग को चीन को सौंप दिया है।
चुशुल मोल्डो मीटिंग पॉइंट पर देर रात चीनी सैनिकों को सौंपा गया। गौरतलब है कि लद्दाख के डेमचौक में कथित रूप से भूलवश आए चीन सैनिकों को भारतीय सेना ने हिरासत में लिया था। चीन ने दावा किया था कि उसका ये सैनिक गलती से भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया था। भारतीय सेना द्वारा पकड़े गए पीएलए सैनिक की पहचान कॉर्पोरल वांग या लांग के रूप में हुई थी। वह 19 अक्टूबर 2020 को पूर्वी लद्दाख के डेमचौक सेक्टर में भटक गया था। हिरासत में लेने के बाद भारतीय सेना ने मिसाल पेश करते हुए पीएलए सैनिक को अत्यधिक ऊंचाई और कठोर जलवायु परिस्थितियों से बचाने के लिए ऑक्सीजन, खाना और गर्म कपड़े सहित चिकित्सा सहायता दी थी। भारत को था जासूसी का शक। भारत को आशंका था कि दोनों देशों के बीच जारी तनाव के दौरान कहीं ये चीनी सैनिक भारतीय क्षेत्र में जासूसी तो नहीं कर रहा था। लेकिन पीएलए ने दावा किया कि उसका एक सैनिक चरवाहे की आग ढूंढने में मदद करते हुए रात को खो गया था और इस दौरान वह भारतीय सीमा में आ गया। अंतर्राष्ट्रीय नियमों और प्रचलित परंपराओं को सम्मान करते हुए भारत तुरंत इस सैनिक को वापस करने पर राजी हो गया था। अंतर्राष्ट्रीय नियम के मुताबिक शांति काल में जब भी किसी देश का सैनिक दूसरे देश में पकड़ा जाता है तो सबसे पहले उसकी तलाशी ली जाती है। इसके बाद पकड़े गए शख्स की पहचान पता की जाती है। उसके बाद उसके पकड़े जाने की सूचना दूसरे पक्ष को दी जाती है। पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के बाद सैनिक को उसके देश को सौंप दिया जाता है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।